जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है एसजी के ट्रैक में। आज ये हमारा हिंदी का चौथा प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कि हमने कवर किया है 1/12/2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था यूपीएसआई का, उसमें 40 प्रश्न आए थे। उसकी जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके ये 40 प्रश्न हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक फॉलो वॉच कीजिएगा। यदि आप चैनल पहली बार आए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, उनको आप देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है। आपसे तद्भव शब्द पूछा है एकल का। ऑप्शन है अकल, अकेल, अकेला, कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकेला। एकल का तद्भव क्या होता है? अकेला। आगे हम कुछ देख लेते हैं तत्सम और तद्भव। तत्सम होता है हमारा संस्कृत का और तद्भव होता है हिंदी का। एकल का होता है अकेला, आम्र का होता है आम, अग्नि का होता है आग, चूर्ण का होता है चूरन, ताम्र का होता है तांवा। आप देख सकते हो। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा है। ऑप्शन है भय, क्रोध, विस्मय, शोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोध। रौद्र का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। वहीं हम देख लेते हैं जितने हमारे रस हैं उनके सभी स्थायी भावों को देख लेते हैं एक बार। श्रृंगार रस का होता है रति, हास्य का होता है हास, रौद्र का होता है क्रोध, करुण का होता है शोक, वीर का होता है उत्साह, अद्भुत का होता है आश्चर्य या विस्मय, बीभत्स का होता है जुगुप्सा या घृणा, भयानक का होता है भय, शांत का होता है निर्वेद। उम्मीद है सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ऑप्शन है आपके काला, तुम, शांत, आगामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुम। तुम एक विशेषण शब्द नहीं है, ये हमारा सर्वनाम है। अगर हम वही बात करें हिंदी व्याकरण में कुल सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। ऑप्शन है आपके दीर्घायु, 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 आगे आपका दीर्घायु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीर्घायु। आपको देखना है ऐसे ऐसे लिखा जाता है शुद्ध दीर्घायु, बाकी सभी अशुद्ध हैं। आगे है किन के नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। ऑप्शन है आपके तिथियों के नाम, भाषाओं के नाम, नदियों के नाम, दिनों के नाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिनों के नाम। दिनों के जितने भी नाम होते हैं वो अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6। इसमें तिमिर शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। ऑप्शन है प्रकाश, आभास, ज्योतिर्मय, आलोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आलोक। तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? आलोक। वहीं आगे कुछ देख लेते हैं। तिमिर का होता है आलोक, प्रकाश का होता है अंधकार, अमृत का होता है वेश, ज्योतिर्मय का होता है तमोमय या तिमिरमय। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। विस्मय स्थायी भाव, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। ऑप्शन है आपके शांत, अद्भुत, हास्य, वीर। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अद्भुत। जैसा कि हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। आगे चलते हैं। ये हमारा गद्यांश आ गया, इसको अनुच्छेदों को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर इसके आंसरों उत्तर देंगे प्रश्नों के। हम लोग जब हिंदी की सेवा करने की बात सोचते हैं तो प्राय भूल जाते हैं कि यह लाक्षणिक प्रयोग है। हिंदी की सेवा का अर्थ है उस मानव की सेवा जिसके विचारों के आदान प्रदान का माध्यम हिंदी है। मनुष्य ही बड़ी चीज़ है, भाषा उसी की सेवा के लिए। साहित्य दृष्टि का भी यही अर्थ है। जो साहित्य अपने आप के लिए लिखा जाता है उसकी क्या कीमत है मैं नहीं कह सकता, परंतु जो साहित्य मनुष्य समाज को रोग, शोक, दरिद्रता, अज्ञान तथा परमुखापेक्षता से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है वह निश्चय ही अक्षय निधि है। हमने इसको अच्छे से पढ़ा। अब इसके प्रश्न देखेंगे। इसमें कौन क्या प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न पूछा गया इससे अक्षय निधि का अर्थ कौन सा है। ऑप्शन है किसी का नाम, कभी खत्म न होने वाली संपत्ति, बिना क्षय रोग, रोग रहित निधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कभी खत्म न होने वाली संपत्ति। आगे चलते हैं। परमुखापेक्षता से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है दूसरों से आशा रखना, पराय सुख की अपेक्षा करना, ईश्वर का सुख, पराया सुख अच्छा लगना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरों से आशा रखना। परमुखापेक्षता क्या होता है? दूसरों से आशा रखना। आगे इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन है हिंदी, प्रयोग, सेवा, भाषा। इसमें से पूछा गया इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रयोग। प्रयोग शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, यह पुल्लिंग शब्द है। जबकि हिंदी, सेवा, भाषा शब्द स्त्रीलिंग है। जो शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं, और जो
पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो होते हैं आपके पुल्लिंग। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन है आपके सनात, आस्तिक, पंडित, नास्तिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नास्तिक। ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक होता है, और ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक हो गया, और आपका ईश्वर को मानने वाला आस्तिक हो गया। जिसका स्वामी जीवित हो या पालक, उस यानी कि जिसका स्वामी या पालक जीवित हो उसे बोलते हैं सनात। समान दृष्टि से देखने वाला उसे बोलते हैं समदर्शी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। इसमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा है? ऑप्शन है प्रखर, क्षीण, मंद, तीव्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंद। तीक्ष्ण का विलोम क्या होता है? मंद। वहीं कुछ और देख लेते हैं, जैसे शब्द और हमारे विलोम शब्द दे रखे हैं। प्रखर का होता है मंद, और क्षीण का भी होता है पुष्ट, और तीक्ष्ण का होता है मंद, और तीव्र का होता है मंद या शिथिल। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्या दीवार बहुत ऊंची 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 है? पहली बात तो दीवार नहीं होता है वो, ये दीवार कट गया, ये दीवार कट गया। अब ये पूछा गया आपसे क्या दीवार बहुत ऊंची है? क्या दीवार बहुत ऊंची है? इसमें छोटी की मात्रा नहीं आएगी, इसमें बड़ी की मात्रा आएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, क्या दीवार बहुत ऊंची है। आगे है संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके क्रिया, वचन, लिंग, कारक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिंग। जैसा कि हम वो भी ऊपर पढ़ कर आए हैं क्वेश्चन में, आपको बताया भी था। आगे है इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है? ऑप्शन मारुति, कृषाणु, हुताशन, आदित्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आदित्य। आदित्य हमारा सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य के कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची देख लेते हैं। दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, आदित्य, भानु, सूरज, पतंग, मार्तंड, सविता, मरीचि, दिनेश, अर्क, अंशुमाली आदि, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। मारुति का पर्यायवाची देख लेते हैं। हनुमान, कपीश्वर, आंजनेय, महावीर, पवनसुत आदि। वहीं हम कृष्णाणु के पर्यायवाची की बात करें तो देख लेते हैं। अग्नि, अनल, पावक, आग, हुताशन, वैश्वानर, जातवेद। कृष्णाणु किसका पर्यायवाची अगर हम कहें तो ये आग का पर्यायवाची है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न है अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अतः धन एव, अतिधन एव, अतधन एव और अतिधन एव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अतः धन एव। यहाँ पर विसर्ग संधि है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है आपके अन्योक्ति, श्लेष, यमक, अनुप्रास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यमक। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। अगर हम वहीं इसके पहचान के बारे में बात करें, इसकी पहचान होती है यमक अलंकार में किसी शब्द की बार बार आवृत्ति होती है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है, आपको याद रखना है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। इनमें से संख्यावाचक विशेषण से संबंधित कौन सा है? ऑप्शन है भद्दा, 20 मीटर कपड़ा, सुंदर, 4 कुर्सियाँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 कुर्सियाँ। ये संख्यावाचक विशेषण है। अगर वही हम बात करेंगे 20 मीटर कपड़ा की तो ये हो जाएगा हमारा परिमाणवाचक। आगे है इनमें से कृत्रिम शब्द का विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन है आपके स्वाभाविक, स्वचालित, स्वनिर्मित, प्राकृतिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक। कृत्रिम का विलोम क्या हो जाएगा? प्राकृतिक। कृत्रिम का होता है प्राकृतिक, स्वाभाविक का होता है अस्वाभाविक, स्वचालित का होता है हस्तचालित, स्थावर का होता है जंगम। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है जंगम स्थावर का, याद रखना है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। हिंदी वर्तनी का मानवीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन आपके 1967, 1965, 1968, 1966। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1967। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1967 में प्रकाशित हुआ था। यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन प्रकाशित किया गया। मानक देवनागरी वर्णमाला, परिवर्धित देवनागरी वर्णमाला और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, इन 3 पुस्तिकाओं के समन्वित रूप को संशोधन और परिवर्तन के साथ केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा सन 1983 में देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण जारी
मानकीकरण नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया। ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। इनमें से जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन है उदक, रौप्य, अम्बु, नीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रौप्य। रौप्य जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रौप्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? रूपक, चांदी, रजत, रूपा आदि। जल के पर्यायवाची की बात करें तो यहाँ है आपके उदक, अम्बु, नीर, पानी, वारी, सलिल, तोय, जीवन, पय, अमृत। ये सभी किसके? ये हमारे जल के पर्यायवाची हैं, आपको याद रखने। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। इसमें पूछा गया है बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? ऑप्शन है मेहनत करना, असंभावित कार्य करना, अति प्रसन्न होना, मधुर वचन बोलना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अति प्रसन्न होना। बाग बाग होना, अति प्रसन्न होना, बीड़ा उठाना, दायित्व लेना, बगुला भगत, ढोंगी व्यक्ति, बांसों उछलना, बहुत खुश होना, बात बनाना, झूठ बोलना। ये कुछ मुहावरे थे, आपको इनको भी याद रखना है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन है व्योम, अवनी, नभ, अनंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवनी। अवनी आकाश का पर्यायवाची न होकर पृथ्वी का पर्यायवाची है। आकाश का पर्यायवाची और कुछ महत्वपूर्ण उनको देख लेते हैं। आसमान, गगन, मंडल, व्योम, तारापथ, नभ, नवमंडल, शून्य, अंतरिक्ष, द्यौ, पुष्कर, अनंत। ये सभी आकाश के पर्यायवाची हैं। अगर वहीं हम पृथ्वी के पर्यायवाची की बात करें, भू, धरा, वसुधरा, अचला, वसुधा, रत्नगर्भा, धरती, क्षिति, उर्वी, भूमि, अवनी। ये सभी किसके? ये पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर हमारा 24। उपमान और उपमेय का उपभेद क्या कहलाता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है भ्रांतिमान, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूपक। यहाँ आपसे सीधे सीधे रूपक की परिभाषा पूछ ली है, रूपक अलंकार की। उपमान और उपमेय का अभेद रूपक कहलाता है। जहाँ पर अब उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई दे वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। इनमें से कौन सा प्रत्यय लेखक शब्द के अंत में प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है क, आक, इक, अक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अक। लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय? अक है। अक प्रत्यय से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्द और देख लेते हैं। लेखक, पाठक, कारक, गायक आदि। ये सभी अक प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर लें। वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमें आगे भी मोटिवेशन मिलता रहे। आगे है चंद्रोदय में कौन सी संधि है? ऑप्शन आपके दीर्घ, वृद्धि, गुण, यड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुण संधि। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? गुण संधि है। अगर हम वहीं बात करें गुण संधि की क्या पहचान होती है? जब छोटे या बड़े या के शब्द छोटी ई बड़ी ई आए तो ए हो जाता है तथा ऊ आए तो ओ बन जाता है। इसमें कहा गया छोटे या बड़े या के शब्द के बाद छोटी ई या बड़ी ई आई तो ए हो जाता है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो वो हो जाएगा आपका ओ, और ऋषि आए तो अर बन जाता है। जैसे महाधनीश महेश हो जाएगा, महाधन उत्सव आपका हो जाएगा महोत्सव, और चंद्रधन उदय यानी चंद्रोदय। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 27। इनमें से तदो शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन आपके निडर, कमल, गति, सुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निडर। निडर हमारा तत्सम शब्द है। वहीं बात करें हम निडर के तत्सम की तो इसका तत्सम बनेगा निर्धर। अगर कमल किसका होता है? कमल का। और तांबा होता है ताम्र का, और जीना होता है जीर्ण का। आपको याद रखना है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 28। इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा है? ऑप्शन है आपके अज्ञ, विज्ञ, अभिज्ञ, अभिज्ञ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिज्ञ। अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होता है? अभिज्ञ होता है। वहीं हम जान लेते हैं कुछ शब्दों को। अनभिज्ञ क्या हो गया? अभिज्ञ। अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा। अर्थ का हो जाएगा अनर्थ। असीम का हो जाएगा ससीम। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? ऑप्शन है 26, 22, 15, 24। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं शामिल हैं। ये निम्न प्रकार से हैं। कैसे कैसे हैं आप देख सकते हैं एक बार 22 भाषाओं को। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिशा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी।
ये थी हमारी 22 भाषाएं जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 30। देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुनीति कुमार चटर्जी, काका कालेलकर, भीमराव अम्बेडकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। आगे इनमें से कौन अमृत का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है आपके सोम, पीयूष, सुरा, सुधा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरा। वहीं अगर बात करें अमृत के कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची के बारे में, सोम, पीयूष, सुधा, अमीय, जीवनोदक, ये सभी अमृत के पर्यायवाची हैं। अगर हम सुरा का पर्यायवाची की बात करें तो मदिरा, शराब, बारूदी, ये होते हैं सुरा के पर्यायवाची। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। जो मोहम्मद से रहितों के लिए शब्द कौन सा है? ऑप्शन है आपके निर्मोही, निर्मम, निरामय और निष्ठुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्मम। जो मोहम्मद से रहित हो उसे बोलते हैं निर्मम। वहीं हम कुछ और देख लेते हैं वाक्य जो हमारे इंपॉर्टेंट है। जो मोहम्मद से रहित हो, निर्मम, मर्म को छूने वाला, मम स्पर्शी, कम बोलने वाला, मितवासी, जिसे क्षमा किया जा सके, क्षम्य। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। सीटी वाला शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान में से कौन सा होता है? ऑप्शन आपके दंत्य, ओष्ठ्य, मूर्धन्य, तालव्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तालव्य। इचु ईशानम तालव्य। आपको ऐसे याद रखना है, छोटी बड़ी च वर्ग पूरा इसी के अंतर्गत आता है। श हमारा तालु होता है और शवाल वाला शाह होता है दंत्य होता है, और जो अभिषेक वाला शाह होता है मूर्धन्य होता है, और ह होता है हमारा स्वतंत्रीय। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 34। हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस साहित्यकार को मिला था? ऑप्शन आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारत भूषण अग्रवाल, राहुल सांकृत्यायन, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माखनलाल चतुर्वेदी। हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। वर्ष 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को कृति हिमतरंगिनी के लिए यह सम्मान दिया गया था। आपको याद रखना है 1955 में सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला था। किस रचना पर मिला था? इनको मिला था हिमतरंगिनी के लिए। वहीं अगर हम बात करें 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक नाटक के लिए दिया गया। आपको कमेंट बॉक्स में बताना 2022 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार था वो किसे दिया गया है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? ऑप्शन आपके प्रेम सरोवर, कामायनी, प्रेम राज्य, प्रेम पथिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेम सरोवर। प्रेम सरोवर रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। इनकी अन्य काव्य संग्रह कौन कौन से? प्रेम सरोवर, प्रेम सरोवरसर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी आदि। वहीं अगर हम बात करें जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के बारे में, कामैनी, प्रेम राज्य, प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। इनकी कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, करुणालय। ये सभी किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं। आगे है हमारा 36 नंबर प्रश्न। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन आपके अयादि, यड़, गुड़ और दीर्घ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यड़ संधि। प्रत्यक्ष में कौन सी संधि हो जाएगी? ये आपकी यड़ संधि हो जाएगी। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो प्रत्यक्ष को कैसे टूटेगा? ये बनेगा प्रतिधन अक्ष। अगर वहीं उसके एक दो एग्जाम्पल देखें, जैसे हमारा यद्यपि, तो यद्यपि कैसे बनेगा? यदि धन अपि, तो ये हो जाएगा हमारा यद्यपि। आगे है अन्वेषण, अनुधन एषण, क्या हो जाएगा? अन्वेषण। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन आपके स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यंजन संधि। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? ये टूटेगा आपका जगत धन नाथ, ये हो जाएगा जगन्नाथ। जगन्नाथ शब्द में व्यंजन संधि है। यदि वर्ग का पहले वर्ण कचटरप का मेल किसी अनुनासिक वर्ण केवल नम से हो तो उसके स्थान पर पांचवा वर्ण डड़नम हो जाता है। जगत जगन्नाथ, जगन्नाथ। आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। इसके और एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप इसको देख सकते हो एक और। जैसे हमने बताया था आपको जगत धननाथ, ये हो जाएगा जगन्नाथ। एक वो आपका चिन्मय, चित्तधनमय, ये हो जाएगा चिन्मय। आगे वाणमय, तो ये हो जाएगा बाकधनमय, बागमय। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका ऑप्शन है आपके बुद्धि भ्रष्ट होना, बेफिक्र, मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुद्धि भ्रष्ट होना। अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। कुछ मुहावरे हैं और इनके अर्थ के बारे में देखेंगे। अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना,
आँख का काजल चुराना, सफाई के साथ चोरी करना, आंखें बिछाना, प्रेम में स्वागत करना, आंखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोध होना, अत्यधिक क्रोध आना। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। जो भविष्य की बात सोचता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन है आपके भविष्य चिंतक, भावी चिंतक, चिंताकुल, अग्रसोची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अग्रसोची। जो भविष्य की बात सोचता हो उसे बोलते हैं अग्रसोची, यानी कि जो आगे की सोच के चलता है। वाक्यांश और एक शब्द कुछ महत्वपूर्ण इनको देख लेते हैं। जो भविष्य की सोचता है अग्रसोची होता है। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अतिशयोक्ति होती है। जो मापा न जा सके अपरमेय होता है। जो पीने योग्य न हो अपेय होता है। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे बोलते हैं अभियुक्त। आगे हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न 40 नंबर। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन आपके आशीर्वाद, 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 ये बताया आशीर्वाद। आप देख सकते हो इनमें से कौन सा शुद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आशीर्वाद। आपको देखना है कि आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है। देख सकते हो आशीर्वाद इसकी शुद्ध वर्तनी ये है, शेष सभी अशुद्ध हैं। दोस्तों ये था हमारा आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, ये जी की ट्रिक, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।